हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स शुरू करने से पहले देखते हैं क्विज। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो जान लें कि हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने से पहले पिछले 3 से 4 महीनों के 15 प्रश्नों का क्विज करते हैं, जिसमें पहले आपको उत्तर देना होता है, फिर उसके बाद हम क्रमानुसार उत्तर बताते हैं। तो देखते हैं आज का क्विज। इंडिया अब्रॉड किस देश में छपने वाला एक अखबार था जिसे 50 साल बाद छापना बंद कर दिया गया? आयुष कवच ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? टाटा पावर किस देश में 171 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है? भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाया था? अगला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर होगा और ट्विटर के सीईओ कौन हैं? द आर्ट ऑफ हर्डील पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? स्टेथोस्कोप कौन सा कार्य करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि को किस नाम से जानते हैं? गूगल कीबोर्ड के ब्रेल संस्करण का क्या नाम है? हेलीकॉप्टर मनी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गगनयान मिशन के डॉक्टरों को कौन सा देश ट्रेनिंग देगा? कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम 11 किस राज्य ने गठित किया है? अगला है, आरबीआई ने नाबार्ड को कितने करोड़ की सहायता दी है? आखिरी प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या था? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने प्रश्न देने के उत्तर देने का प्रयास किया होगा। अब हम आपको क्रमानुसार इसका उत्तर बताते हैं एक एक का। तो पहले को उत्तर है दोस्तों, इंडिया अब्रॉड यूएसए में छपने वाला एक अखबार था जिसके संपादक जो थे उनका नाम था गोपाल रज्जू। आगे देखते हैं, आयुष कवच ऐप लॉन्च किया था हमारे उत्तर प्रदेश ने। टाटा पावर 178 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट लगा रहा है वो कहाँ लगा रहा है? जॉर्जिया में। जॉर्जिया एक यूरोपीय देश है, जॉर्जिया। ऑपरेशन संजीवनी मालदीव की सहायता के लिए शुरू किया गया था, मालदीव की सहायता के लिए। आगे देखते हैं, एशियाई खेलों का जो शुभंकर होगा उसे कहते हैं स्मार्ट ट्रिपलेट। स्मार्ट ट्रिपलेट। और स्मार्ट ट्रिपलेट में 3 हैं, एक है चैन चैन, दूसरे का नाम है कॉन्ग कॉन्ग और चौथे का नाम है, तीसरे का नाम है नियान नियान। तो कॉन्ग कॉन्ग, चैन चैन और नियान नियान ये तीनों कार्टून कैरेक्टर हैं और 19वें एशियाई खेल चाइना में होने वाले, ये भी जानते रहिए। ट्विटर के सीईओ का नाम जैक डॉर्सी है। द आर्ट ऑफ हर डील डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मिलेनिया ट्रंप के ऊपर लिखी गई पुस्तक है द आर्ट ऑफ हर डील। और इसके लेखिका का नाम पूछे तो आप बताएंगे मैरी जॉर्डन। मैरी जॉर्डन क्या है, इसकी लेखिका है। स्टेथोस्कोप हमारे दिल की धड़कन को मापने का काम करता है और इस समय चर्चा में ये इसलिए आया था क्योंकि आईआईटी मुंबई ने एक बहुत ही उन्नत किस्म का स्टेथोस्कोप बनाया था जो बहुत दूर से आपकी धड़कन को माप सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि का जो कहते हैं उसका नाम है चैत्य भूमि। और गूगल ने कीबोर्ड का जो ब्रेल संस्करण लॉन्च किया है उसे कहते हैं टॉक बैक। अगला है, हेलीकॉप्टर मनी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो उनका नाम है मिल्टर फ्रीडमैन। गगनयान मिशन, मिल्टर फ्रीडमैन आप जानते हैं, मिल्टर फ्रीडमैन। गगनयान मिशन के डॉक्टरों को कौन सा देश ट्रेनिंग देगा? तो उसका नाम है फ्रांस। फ्रांस क्या करेगा? गगनयान मिशन जो हमारा अंतरिक्ष मिशन है उसमें क्या किया जाएगा? डॉक्टरों को जो ट्रेनिंग देने का काम होगा उसमें जो डॉक्टर शामिल होंगे उन्हें कौन देगा? फ्रांस देगा। और आप जानते रहे कि यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो उनको ट्रेनिंग दे रहा है रूस। ये भी जानते रहिए, डॉक्टरों को फ्रांस और एस्ट्रोनॉट्स को रूस। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम 11 गठित किया हमारे यूपी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश ने। आरबीआई ने नाबार्ड को कितने की सहायता दी है? तो 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ आरबीआई ने नाबार्ड को दिए हैं। और इसी के साथ जान लें कि उसने नेशनल हाउसिंग बैंक को भी पैसा दिया है और उसने सिडबी को भी पैसा दिया है। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल फाइनेंस बैंक जिसे कहते हैं हम, सिडबी को दिया उसने 15,000 करोड़ और एनएचडीबी को दिया है जिसे कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक को कितना दिए हैं? 10,000 करोड़ रुपए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगला है, विश्व मलेरिया दिवस का थीम क्या था? तो विश्व मलेरिया दिवस का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी।
जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। ये क्या था, थीम था। और विश्व मलेरिया दिवस आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपका अच्छा खासा प्रश्न सही हुआ होगा, और इंक्रीज करने का प्रयास करते रहिए, और अगर आप रेगुलर देखते रहेंगे तो निश्चित है आपके प्रश्न क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। तो दोस्तों देखते हैं आज यानी 23 जून के करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर्स है, किस देश की संसद ने उइगर अधिकार विधेयक को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर है अमेरिका, यानी यूएसए की संसद ने उइगर अधिकार विधेयक को मंजूरी दी है। उइगर आपको पता है कि चीन का जो सिंजियांग प्रांत है वहां पर लगभग कहा जाता है 10 लाख उइगर मुसलमानों के क्या उसने डिटेंशन सेंटर में कैद कर रखा है। तो इसलिए उन्हीं के अधिकारों की लड़ाई के लिए वहां की संसद ने एक बिल पास किया है कि उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए चीन के द्वारा, और ये चीन पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। और आपको पता है कि अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों, अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस। और कांग्रेस 2 हाउस से मिलकर बनती है, लोअर हाउस जिसे कहते हैं प्रतिनिधि सभा, और एक होती है सीनेट। वहाँ की जो सीनेट होती है, उच्च सदन होता है यानी अपर हाउस, उसे कहते हैं सीनेट। जैसे लोअर हाउस को आप लोकसभा समझ सकते हैं अपने भारत में, और सीनेट को राज्यसभा समझ सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों कि रसिया इंडिया चाइना ग्रुपिंग यानी कि रूस भारत चीन समूहन की आभासी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। तो ये आभासी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, यहाँ पर रूस करेगा। तो दोस्तों रूस हमारा एक मित्र देश है, जो भारत और चीन के बीच में जो इस समय टेंशन चल रहे हैं उन सभी को निपटाने के लिए रूस काफी प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है कि ये ग्रुपिंग की बैठक बुला रहा है। अब देखिए क्या है कि इसका विषय क्या है। सबसे पहले आपको पता है कि पूर्वी लद्दाख में तनाव और वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसे कि आप LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वहां पर जो तनाव है भारत और चीन के बीच में उसे कम करना। और इसके उद्देश्य की बात करें तो भारत चीन के बिगड़ते रिश्तों को सुधारना। क्योंकि देखिए दोस्तों 2 देश हैं, अगर इन सभी के रिश्ते बिगड़ते हैं, और आपको पता है एक दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक दुनिया का 5वां, अगर ये लड़े तो काफी नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। और रूस हमारा मित्र देश है, इसलिए वो नहीं चाहता कि क्या हो, इसका नुकसान भारत या चीन को या पूरी दुनिया को, इसलिए वो क्या बुला रहा है, रूस इंडिया चाइना की ग्रुपिंग यानी समूहन की बैठक बुला रहा है। और RIC की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना रूस ने 1998 में करी थी, रूस इंडिया चाइना के संबंध को मजबूत करने के लिए। और RIC की बात करें तो कोई संगठन नहीं है, ये केवल एक फॉर्मली बैठक होती है जो पूरी दुनिया के 19% भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है, पूरी दुनिया के 33% GDP यानी काफी अच्छा खासा अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व कौन करता है, RIC। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, रूस, भारत और चीन के रिश्ते को सुधारने के लिए। आगे देखते हैं कि इस राज्य ने 10% आरक्षण को लागू कर दिया है। तो दोस्तों अभी तक इस राज्य ने लागू नहीं किया था, तो इस राज्य का नाम क्या है, सिक्किम। अब देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, 10% आरक्षण के बारे में जो पूछे जाने वाले फैक्ट होते हैं वो आपसे निश्चित ही पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे। 10% आरक्षण व्यवस्था को दोस्तों कब लागू किया गया था, सबसे पहली बात 2018 में। और इसके लिए संसद में कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था, तो एकदम याद रखना 124वां। और ये संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन कौन सा था, तो 104वां, ये भी आपको एकदम ध्यान में रखना है। और संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। और यहां पर एक शब्द जोड़ा गया था जिसका नाम क्या था, आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन शब्द जोड़कर क्या किया गया था, 10% के आरक्षण की बात करी गई थी। और पूरे भारत में 10% आरक्षण नॉन रिजर्व कैटेगरी वालों को दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पे प्रेम सिंह तवांग मुख्यमंत्री हैं और गंगा प्रसाद यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, एक्सोन यानी वर्तनी अखुनी नामक किण्वित सोयाबीन से बना भोज्य पदार्थ चर्चा में है, यह कहाँ खाया जाता है। तो दोस्तों ये जो खाया जाता है ये कहाँ पर खाया जाता है, नागालैंड में खाया जाता है। अब ये चर्चा में क्यों आ गया, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। पहले कारण जान लेते हैं कि यहाँ पर एक्सॉन ए रेसिपी फॉर डिजास्टर, ये मूवी एक रिलीज हुई है कहाँ पर, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जिसे कहते हैं नेटफ्लिक्स। और दोस्तों ये मूवी क्या है कि ये बताती है कि यहाँ पर पोर्क और सोयाबीन को सड़ाकर क्या बनाया जाता है, एक डिश बनाई जाती है जो काफ़ी दुर्गंधयुक्त होती है और उसे काफ़ी परेशानियां क्या क्या झेलनी पड़ती है, ये फिल्म में दिखाया गया है। और इसके बारे में आपको जानना क्या है कि नागालैंड की सूमी यानी जिसे आप सेमा भी कहते हैं, ये जनजाति क्या करती है, ये किण्वित भोजन बनाती है और खाती है। और आपको कभी पूछा जा सकता है कि
जो नागालैंड में सोमी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे दोस्तों ये कहाँ निवास करते हैं, तो नागालैंड में निवास करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है? तो दोस्तों इसका नाम है झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है, और यहाँ की जो राज्यपाल है वो द्रौपदी मुर्मू है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, गारंटी योजना। गारंटी योजना का मतलब सरकार कहती है कि अगर आपको 25 दिन का काम मिलेगा तो मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिन का क्या मिलेगा, काम दिया जाएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि मनरेगा भी एक प्रकार की, ये इसी प्रकार की कुछ योजना है जिसमें क्या किया जाता है, लोगों को रोजगार दिया जाता है। लेकिन मनरेगा के तहत एक राज्य स्तर पर ये योजना चलाई जा रही, क्योंकि जो मनरेगा होती है वो किस क्षेत्र के लिए होती है? ग्रामीण के लिए। लेकिन ये जो क्षेत्र किस क्षेत्र की होगी? मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के लिए होगी। और यहाँ पर भी 100 दिन का काम की गारंटी दी जा रही है, और यहाँ पर पहले से ही 100 दिन की काम की गारंटी दी जा रही है। और आपको इसी के साथ बता दें, मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला सबसे अग्रणी राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश बन गया। उत्तर प्रदेश क्या कर रहा है? सबसे अधिक लोगों को रोजगार मनरेगा के तहत दे रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड ने अभी अभी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करी है। तो योजना में पहली योजना देख लेते हैं इसकी। तो उसकी पहली योजना है मुख्यमंत्री दाल भात योजना, पहली योजना। दूसरी योजना है पोटो हो खेल विकास योजना। तीसरी योजना का नाम है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना। ये प्रमुख योजना है जो किसने लॉन्च करी है? झारखंड की सरकार ने। अब यहां पर नेशनल पार्क की बात करते हो तो यहां पर बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क और मेरान नेशनल पार्क दोस्तों यहां पर स्थित है। और यहां पर एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व। और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में एक जीआई टैग दिया गया था, जिसमें एक कलाकृति थी जिसमें कोहबर अभी याद नहीं आ रहा, कोहबर है, उसी टाइप का कुछ नाम था। आपको याद आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी अचानक याद नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि झारखंड के रांची में ही, एक बात और जान ले, रांची में ही क्या खोला गया था? दिव्यांगजनों के लिए समग्र जनसेवा केंद्र खोला गया था। तो दोस्तों आगे देखते हैं, इकट्ठू खेलो इकट्ठू पढ़ो, यानी कि थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना किस राज्य ने लॉन्च करी है? तो दोस्तों इस राज्य का नाम क्या है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ने लॉन्च किया है योजना। और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब देव। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? रमेश बैस। यहाँ के राज्यपाल का नाम क्या है? रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों त्रिपुरा के बारे में थोड़ी सी बात। त्रिपुरा में एक पहले राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो त्रिपुरा में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसे क्या कहते हैं? राजबरी राष्ट्रीय उद्यान। राजबरी राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर अभी अभी एक हार्नबिल महोत्सव मनाया गया था जो त्रिपुरा में पहली बार मनाया गया था। तो आगे देखते हैं दोस्तों अगला करंट अफेयर्स। अंबुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो अंबुबाची मेला असम में आयोजित किया जाता है। असम के कहाँ पर? गुवाहाटी। गुवाहाटी में ये मेला आयोजित किया जाता है। अब ये चर्चा में क्यों आ गया है? क्योंकि जब से ये मेला चालू हुआ है तब से पहली बार क्या किया गया है? इसे रद्द कर दिया गया है, इसलिए चर्चा में आया है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये कामाख्या देवी का एक मंदिर है इस गुवाहाटी के असम में, और यहीं पर आयोजित किया जाता है। और कामाख्या देवी के बारे में एक बात जान लें कि ये पूरे भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ है। और यहाँ पर आपको पता होता है कि योनि पूजा की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर योनि पूजा की जाती है। अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है? असम में। असम में कहाँ पर? तो गुवाहाटी में। और ये मेला जो होता है दोस्तों 5 दिवसीय मेला होता है। और असम के बारे में आप जानते हैं पवितौर वन्यजीव अभ्यारण्य होता है यहाँ पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और मानस राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित हैं। आगे देखते हैं कि अमेरिकी सीनेट, जिसे अभी हमने बताया है कि उच्च सदन जिसे कहते हैं, ने राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यानी एनएसएफ का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो उनका नाम दोस्तों क्या है? सेतुरमन पंचनाथ। सेतुरमन पंचनाथ को क्या बनाया गया? वहां की, अपने यहाँ के नहीं, वहां का जो राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन है उसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। अब यहाँ पर राजीव जोशी की बात कर लें तो इन्हें आईबीएम कंपनी के काम करते हैं ये, इन्हें इन्वेंटर ऑफ द ईयर खुद चुना गया था। और डॉक्टर रतन लाल की बात करें तो इन्हें क्या दिया गया था? फूड प्राइज दिया गया था। और रंजीत कुमार की बात करें तो इन्हें क्या दिया गया था?
नासा का वरिष्ठ सेवा पदक दिया गया था। नासा का वरिष्ठ सेवा पदक दिया गया था, ये भी बात ध्यान रखेंगे। अब आपको एक पता होना चाहिए, मनीषा सिंह है, निक्की हेली हैं, ये सभी क्या हैं, अमेरिकी हैं जो काफ़ी प्रभावशाली हैं। बॉब जिंदल हैं, ये सभी को आपको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं, मेरापी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ज्वालामुखी जब चर्चा में आते हैं तो इसका मतलब कि उनमें विस्फोट हुआ ही होगा। हम इंडोनेशिया के एक दो और ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर काकरा ताऊ ज्वालामुखी एक है, और दूसरा जो ज्वालामुखी का नाम क्या है, अंगुंगा ज्वालामुखी भी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। और दुनिया के कुछ अन्य ज्वालामुखी की बात कर लें तो 3 ज्वालामुखी जो इटली में पूछे जाते हैं सबसे प्रमुख है माउंट एटना, माउंट विसुवियस और माउंट स्ट्राम्बोले। और माउंट स्ट्राम्बोले को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी की बात करें तो क्या है? एका कांगुआ अर्जेंटीना में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और पूरे दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो है कोटोपैक्सिस, इक्वाडोर में स्थित है। भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक है नारकोंडम द्वीप और एक है बैरम द्वीप। और बैरम द्वीप क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर समझ में नहीं है तो एक बार रिवाइज करके आप फिर से सुन लेंगे। आगे देखते हैं, जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत होंगे। तो जिम्बाब्वे में जो भारत के अगले राजदूत होंगे उनका नाम क्या है? विजय खांदूजा क्या होंगे? जिम्बाब्वे में अगले राजदूत होंगे भारत के। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है और यहाँ की मुद्रा को क्या कहते हैं? USD यानी कि अमेरिकी डॉलर। और गायत्री आई कुमार उच्चायुक्त बनी है, आपको पता है, ब्रिटेन की। रवीश कुमार अभी फिनलैंड के राजदूत बने हैं। और राहुल श्रीवास्तव रोमानिया के राजदूत बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, कुछ न्यूज के बारे में देख लेते हैं। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर राजेंद्र गोपाल का निधन हो गया है। ये काफी प्रमुख व्यक्ति थे क्योंकि इन्हें कई सारे पुरस्कार मिले थे और इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो राज्यों के बीच में होती है उनमें सबसे अधिक विकेट अभी तक लिए हैं, जो कुल 637 विकेट हैं। और हरियाणा के पटियाला में इनका जन्म हुआ था और 2017 में इन्हें क्या दिया गया था? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजेंद्र गोयल कौन थे या किस खेल से संबंधित थे, या प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन है, या आपसे पूछेगा कि राजेंद्र गोयल का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित थे। ये कई प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं, नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सृजन हेतु CEO यानी कि वहां के जो CEO हैं नीति आयोग के की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है। ये समिति नहीं है, कोई समिति नहीं, ये एक पैनल है, एक प्रकार का मतलब समूह है जिसमें क्या करेंगे? प्रवासी मजदूरों को रोजगार सृजन के लिए क्या करेंगे? चरणबद्ध तरीके से योजनाएं सरकार के सामने पेश करेंगे। अब यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं, यही है आपके अमिताभ कांत। और नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 के किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर क्या कर दिया गया था? इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष इस समय हैं राजीव कुमार और CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं इसके CEO। और आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। तो एक्जिम बैंक ने निकारागुआ में अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए 153.27 करोड़ का क्रेडिट लाइन दिया है। अब यहाँ पर प्रमुख बात दोस्तों क्या है कि निकारागुआ, सबसे पहले आपको पता है कि निकारागुआ एक लैटिन अमेरिकी देश है जो कहाँ पर है? उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो जोड़ने वाले एक जंक्शन पतली लाइन होती है स्थल की, वहीं पर है निकारागुआ। अमेरिका मैक्सिको के खाड़ी के बाईं तरफ यानी कि पश्चिम साइड में। और निकारागुआ की राजधानी की बात करें तो मनागुआ इसकी राजधानी है और यहाँ की मुद्रा क्या है? कोर्डोबा है। अब यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट लाइन की बात करते हैं। तो क्रेडिट लाइन क्या होता है? क्रेडिट लाइन एक प्रकार का ऋण ही होता है। ऋण होता है जैसे कि किसी व्यवसायी को, किसी व्यापार को या किसी को थोड़े से कम ब्याज में, थोड़ी रियायत के साथ क्या किया जाता है, अगर पैसे दिए जाते हैं तो क्या होता है? उसी को क्या कहते हैं? हम क्रेडिट लाइन कहते हैं। अब एक्जिम बैंक की बात करें तो भारत का ये बैंक है जो जिसे क्या कहा जाता है, जिसका काम क्या होता है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करना दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें तो एक्जिम बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब करी गई थी? एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को करी गई थी। 1 जनवरी 1982 को करी गई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं डेविड रस्किन्हा।
इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स खत्म होता है, लेकिन हम कल के प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। पहले तो गोवा क्रांति दिवस हमने पूछा था कब मनाया गया, तो गोवा क्रांति दिवस दोस्तों मनाया गया था कब, 18 जून को। कारण क्या था उसका कि 18 जून 1946 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने वहां की तत्कालीन पुर्तगाल, क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगाल के अंडर में था गोवा, के खिलाफ खड़े होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था। यानी उन्होंने कहा था कि जल्दी जल्दी मार के भगाओ यहां से लोगों को। तो 1946 में इसी दिन उन्होंने शुरू किया था, इसीलिए 18 को क्या मनाया जाता है, गोवा क्रांति दिवस। तो दोस्तों देख लेते हैं आज का प्रश्न, संघर्ष के दौरान यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। इसका उत्तर हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर हो सके तो इसकी थीम क्यों भी बताएंगे आप हमें। अभी हाल ही में मनाया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आपको हमारे करंट अफेयर्स का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं 24 जून के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।